सात आसमां चीरे, अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रख दी है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट स्क्वाड 2020 में। और ये पदार्थ की अभ्यास प्रश्न श्रृंखला है जिसमें हम पहली सीरीज में 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन जो भी पदार्थ के टॉपिक से बन सकते हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसको देखते रहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है। यानी जो तरल पदार्थ होते हैं, यानी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं जिसमें एक पदार्थ की तरल अवस्था भी होती है, तो उसी अवस्था में यानी तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है। और प्रसार का मतलब ये है कि बहने का गुण। प्रसार का क्या मतलब होता है? बहने का गुण। और प्रसार को ही हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसे कहते हैं व्यापन। क्या कहते हैं? व्यापन। तो आ जाए कि तरल पदार्थ में व्यापन का एक उदाहरण है या तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है। यानी जो बहने का जो गुण होता है वह तरल पदार्थ में होता है। ये तो आपको पता है क्योंकि द्रव में बहने का गुण पाया जाता है और गैसों में भी बहने का गुण पाया जाता है। लेकिन यहाँ पूछा है केवल तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है। और प्रसार का मतलब बहने का गुण। तो पहला ऑप्शन क्या है? इत्र की गंध, दूसरा भोजन की गंध, तीसरा पानी में स्याही का फैलना और चौथा है अगरबत्ती की खुशबू। तो ये जो उदाहरण है इत्र की गंध, तो इत्र की गंध का क्या मतलब है? जब गंध आएगी यानी कोई ना कोई गैस रही होगी, तो इसका मतलब क्या है? ये गैस अवस्था की है। भोजन की गंध ये भी उससे से संबंधित है। अगर बात करें पानी में स्याही का फैलना, और पानी कैसी अवस्था पानी किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। और उसमें स्याही का फैलना क्या कहलाता है? उसका प्रसार। यानी जब कोई पानी होता है और अगर उसमें स्याही डाल दी जाए तो स्याही अगर डाल दी जाए तो वह पूरे पानी में क्या करेगी? फैल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्याही ने उस अवस्था में क्या कर लिया? प्रसार कर लिया। यानी उसमें बहने का गुण तो पाई जाता है, इसलिए वो पूरे पानी में बिखर गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी में स्याही का फैलना, यानी पानी में स्याही का फैलना किसका उदाहरण है? तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है। और प्रसार का अन्य नाम क्या है? व्यापन। क्या नाम है? व्यापन। अगर बात करें अगरबत्ती की खुशबू, तो ये भी गैस से संबंधित है। ठीक है, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? पानी में स्याही का फैलना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में क्या है कि सर्वप्रथम परमाणु की संरचना के बारे में किसने बताया? यानी सर्वप्रथम परमाणु की संरचना के बारे में किसने बताया? तो अगर बात करें कि परमाणु के बारे में किसने बताया सर्वप्रथम, तो ये जो एक इंग्लिश वैज्ञानिक थे सर जॉन डाल्टन, उन्होंने बताया था परमाणु के बारे में। अगर बात करें परमाणु की संरचना के बारे में किसने बताया, तो डाल्टन तो होगा नहीं। इन्होंने केवल परमाणु की प्रकृति के बारे में, यानी परमाणु शब्द का पहला प्रयोग डाल्टन ने किया था, लेकिन उन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में कोई बातें नहीं कही थी। तो परमाणु की संरचना के बारे में किसने बताया? ना तो रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है, ना ही चैडविक ने बताया। चैडविक तो बाद में आए थे। ठीक है, चैडविक ने तो किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। तो ये आपको याद रखना है, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? थॉमसन। यानी जो जे थॉमसन थे उन्होंने ही सबसे पहले अपना परमाणु मॉडल दिया था। और परमाणु मॉडल देने का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में सबसे पहले हमें अवगत कराया था। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? थॉमसन। यानी सर्वप्रथम परमाणु की संरचना के बारे में किसने बताया? तो किसने बताया? थॉमसन ने बताया। बाकी डाल्टन ने तो परमाणु शब्द दिया था और परमाणु की प्रकृति के बारे में बताया था। उन्होंने संरचना के बारे में कोई बातें नहीं कही थी। यानी जो उनका परमाणुवाद था उनमें परमाणु की संरचना के बारे में कोई भी बिंदु नहीं थे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि परमाणु वैद्युत रूप से होता है। यानी परमाणु वैद्युत रूप से, यानी इलेक्ट्रली वो क्या होता है? यानी वैद्युत रूप से या क्या कौन सा आवेश होता है उसमें, ये पूछा गया है। तो परमाणु वैद्युत रूप से क्या होता है? क्या ऋणावेशित होता है, क्या धनावेशित होता है, क्या आयनित होता है, क्या उदासीन होता है? देखो अगर बात करें पहले ऑप्शन की, तो क्या है? ऋणावेश। तो परमाणु कभी भी ऋणावेशित तो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? परमाणु कभी भी क्या नहीं हो सकता? ऋणावेशित नहीं हो सकता। दूसरा धनावेशित, तीसरा आयनित या उदासीन। तो बात करें परमाणु की, तो परमाणु अगर सामान्य रूप में उसे देखते हैं तो वो हमेशा कैसा रहता है? उदासीन रहता है। यानी हमारी प्राथमिकता किसको जाएगी? उदासीन को। अगर बात करें कि अगर कोई परमाणु है, अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का अगर त्याग करता है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है? परमाणु वैद्युत रूप से होता है।
ये किसके अकॉर्डिंग है? डाल्टन की जो थ्योरी है, जो परमाणुवाद है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि परमाणु वैद्युत रूप से क्या रहता है? उदासीन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तो उस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता। लेकिन जब परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो इस पर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। और जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी वो आयनित अवस्था में भी पाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो हमें प्राथमिकता देनी है वो ये देनी है कि परमाणु वैद्युत रूप से होता है, क्या रहता है? उदासीन। उदासीन क्यों रहता है? क्योंकि हर परमाणु में क्या होता है? हर परमाणु में ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो कैसी होती है? समान रहती है। और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान रहेगी तो देखो इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश होता है? एक ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन धनात्मक आवेश होता है। और जब दोनों की संख्या बराबर है तो क्या होगा? तो जो पूर्ण रूप से क्या होगा? वो उदासीन हो जाएगा। यानी परमाणु वैद्युत रूप से कैसी प्रकृति में पाया जाता है? उदासीन प्रकृति का होता है। ये एक अपवाद है कि जब उसका आयनित करते हैं तो जब इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है या ग्रहण करता है तब ये बातें आती हैं कि उसमें ऋणावेश भी हो सकता है, धनावेश भी हो सकता है और वो आयनित भी हो सकता है। वो आयनित का क्या मतलब है? आयनित का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या असमान हो जाएगी तो वह परमाणु कैसा हो जाएगा? आयनित भी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? धनावेशित गोला की संकल्पना किससे संबंधित है? यानी किसने अपनी संकल्पना में धनावेशित गोला की संकल्पना दी है? यानी किसने धनावेशित गोला का प्रयोग किया है अपने मॉडल में? देखते हैं। तो पहला कौन सा है? तरबूज मॉडल, दूसरा बोहर मॉडल, तीसरा रदरफोर्ड मॉडल और चौथा कोई नहीं। तो इसमें देखते हैं। तो देखो, धनावेशित गोला के बारे में किसने बताया था? ये आप समझ गए होंगे किसने बताया था। हमेशा किसने बताया? तरबूज मॉडल में बताया गया था। और तरबूज मॉडल में क्या बताया गया था कि एक परमाणु में एक धनावेशित गोला होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समान रूप से क्या होते हैं? वितरित होते हैं। उसकी सतह पर क्या होते हैं? वितरित होते हैं। तो यह किसने बताया था? जे थॉमसन ने सर्वप्रथम अपने मॉडल में। और उसी मॉडल को क्या कहा जाता है? भारतीय परिप्रेक्ष्य में तरबूज मॉडल कहा जाता है। यानी धनावेशित गोला की जो संकल्पना दी थी, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, वो किसने दी थी? तरबूज मॉडल में दी गई थी। यानी किससे संबंधित रहा है? तरबूज मॉडल से। बोहर मॉडल में इसका कोई जिक्र नहीं है धनावेशित गोले का, ना ही रदरफोर्ड में कोई जिक्र है। तो किसमें जिक्र किया गया है धनावेशित गोला का? केवल तरबूज मॉडल में ही इसका प्रयोग किया गया है। यानी ये किससे संबंधित रहा? तरबूज मॉडल से। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 का पहला ऑप्शन सही हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 कि रासायनिक तत्व की सबसे छोटी इकाई है। यानी कोई भी जो रासायनिक तत्व है, और तत्व क्या होता है अगर हम परमाणुवाद से समझें, जो एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन की है वो क्या कहती है कि सभी तत्व के परमाणु गुणों में समान होते हैं। इसका मतलब क्या? जो तत्व होते हैं वह एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब उस रासायनिक तत्व की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? यानी वो जिससे मिलकर बना हुआ है तत्व, उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो बात करें, ना तो इलेक्ट्रॉन है, ना अणु है, ना आयन है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि डाल्टनवाद ये कहता है कि जो सबसे छोटी इकाई है, यानी सबसे अविभाज्य इकाई कौन सी है? परमाणु है। और इसी को एक इकाई के रूप में क्या है? मान्यता प्राप्त है। भले ही परमाणु क्या करता है? परमाणु के भी 3 अपरमाणविक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। यानी परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है, लेकिन एक इकाई के रूप में तो परमाणु ही रहेगा ना। और जब 2 परमाणु मिलते हैं तो अणु बनता है, यानी अणु उससे बड़ी इकाई हो गई। ठीक है, और आयन भी अलग होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? रासायनिक तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। ठीक है, परमाणु तो मिलेंगी, हो सकता है उसमें आयन ना हो, ना उसमें ठीक है अणु हो, एक ही परमाणु से मिलकर बना हो, तो अब अणु होंगे या परमाणु होंगे इसमें। तो जो सबसे छोटी इकाई क्या बन जाती है? परमाणु। क्या बनेगी? परमाणु। यानी आपको याद रखना है किसी भी रासायनिक तत्व की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? परमाणु। क्या होती है? परमाणु। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 का कौन सा आंसर सही हो गया? बी आंसर। अब प्रश्न नंबर जो दे रखा है तो ये मैंने आपके लिए दिया है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन इसको फॉलो कर रहा है, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रश्न क्या है कि न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? यानी आपको बताना है न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया हो या ना बताया हो, लेकिन आपको इसको जरूर एक्सप्लेन करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आपके लिए प्रश्न रहा कि न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है। इसका जो मैं आंसर दूंगा, जो दूसरी जो प्रश्न श्रृंखला होगी किसकी? पदार्थ की, उसमें मैं उसका आंसर दूंगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6वें पे। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में सत्य है, यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में जो सत्य कथन है वो आपको चुनना है।
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक परमाणु का अपरमाणविक कण होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? विचलित अल्फा कण, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या बताया गया है? विचलित अल्फा कण। क्या विचलित अल्फा कण होता है ये? यानी अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण क्या होते हैं? जो हीलियम के क्या होते हैं? जो हीलियम के जो कण होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। और जो हीलियम के अल्फा कण होते हैं वो किस प्रकार के आवेशित होते हैं? धनात्मक आवेशित होते हैं। यानी इसमें कौन सा चार्ज पाया जाता है? पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या पॉजिटिव चार्ज होता है? बिल्कुल नहीं। यानी विचलित जो अल्फा कण है वो इसका ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो अल्फा कण जो लिए गए थे वो किसके प्रयोग में लिए गए थे? जो मार्सडेन व जो गीगर का प्रयोग था, यानी जो रदरफोर्ड का जो प्रयोग था, जो कि एक सोने की यानी जो एक सोने की जो पन्नी होती है उस पर किया गया था, उसमें अल्फा कणों का प्रयोग किया गया था। लेकिन वो अल्फा कण इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, क्योंकि उनमें कैसा चार्ज पाया जाता है? धनात्मक चार्ज पाया जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? ऋणात्मक, यानी जी क्या कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। अब बात करें दूसरे की उदासीन प्रकृति, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी उदासीन प्रकृति नहीं दिखाते। वे कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं, तो उदासीन कैसे हो सकते हैं? तो दूसरा भी गलत हुआ। तीसरा है परमाणु का अपरमाणविक कण। ये बात सही है, क्योंकि ये क्या होते हैं? परमाणु के अपरमाणविक कण होते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है? नाभिक में केंद्रित। क्या इलेक्ट्रॉन नाभिक में केंद्रित होते हैं? जब हमने बोर का मॉडल जब पढ़ लिया, हमने एक मान्यता प्रदान करती उसके मॉडल को, तो उसके मॉडल के अनुसार क्या था? उन्होंने जो हाइड्रोजन के लिए जो परमाणु मॉडल बनाया गया था उसमें क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे स्थायी वृत्ताकार कक्षों में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक में केंद्रित कैसे हुए? नाभिक में तो केंद्रित जो उसका संपूर्ण जो धनावेशित होता है वह केंद्रित होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन उसमें उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। यानी ये भी ऑप्शन गलत हुआ। तो हमारा जो तीसरा जो ऑप्शन था वही क्या हो गया? सही हो गया। यानी ये क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? परमाणु का अपरमाणविक कण है। यानी परमाणु में ये कण समाया हुआ है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ये तीनों ही परमाणु के अपरमाणविक कण कहलाते हैं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 क्या है कि पदार्थ का कौन सा कण स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? ठीक है, तो पदार्थ के कण की बात हो रही है, तो पदार्थ में वही 3 मूल परमाणविक कण होते हैं। कौन कौन से? आयन होते हैं और परमाणु होते हैं और अणु होते हैं। तो इनमें से स्वतंत्र अवस्था में कौन रह सकता है? ये तो पूछा है, कौन सा कण स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? तो सीधी सीधी बात है, परमाणु की बात करें तो परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, हमने बताया था। ठीक है, वह केवल रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। बात करें अणु की, तो अणु ही एक ऐसा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। लेकिन यहां पूछा कौन सा है कि कौन सा कण स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अणु। क्योंकि अणु ही क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, क्योंकि वो एक स्टेबल हो जाता है। स्टेबल क्यों हो जाता है? क्योंकि 2 परमाणुओं के रासायनिक संयोग से वह मिलकर बना होता है। परमाणु की बात करें तो परमाणु कभी भी इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, कभी भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो कभी भी उनमें कोई ना कोई चार्ज रहेगा जिस वजह से वो अस्तित्व में नहीं रहेंगे। आयन जो होते हैं वो तो होते ही नहीं, क्योंकि इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या असमान होती है, जिसके कारण कोई ना कोई उसमें आवेश बना रहता है। उस आवेश के कारण वह किसी के प्रति आकर्षित होते रहते हैं और कभी कभी प्रतिकर्षित होते रहते हैं, तो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। यानी इसका मतलब क्या हुआ? पदार्थ का कौन सा कण स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? तो अणु। यानी अणु की ये परिभाषा भी हो सकती है कि पदार्थ का ऐसा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी भाग नहीं लेता। तो प्रश्न नंबर 7 का कौन सा आंसर सही हो गया? बी। यानी जो बी आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 क्या है कि निम्न में से पदार्थ नहीं है। यानी एक तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि निम्न में से पदार्थ हैं, और यह बन सकता है कि निम्न में से पदार्थ नहीं है। तो ये वाला कौन सा क्वेश्चन है? नहीं वाला। तो इसको आपको ध्यान से देखना है, जो नहीं आता है वो वाला। तो निम्न में से पदार्थ नहीं है, पहला ऑप्शन है विचार। क्या विचार पदार्थ नहीं है? क्या पत्थर पदार्थ नहीं है? क्या चौक पदार्थ नहीं है? क्या पानी पदार्थ नहीं है? ठीक है, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल गया होगा इसका आंसर कौन सा है। लेकिन बात करते हैं विचारों की, तो विचार कभी पदार्थ नहीं होते। विचार पदार्थ क्यों नहीं होते? तो विचार इसलिए पदार्थ नहीं होते कि हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो उसे महसूस तो कर सकती हैं कि कोई विचार कर रहा है, लेकिन वो ना तो कभी स्थान घेरेगा, ना ही उसका कोई द्रव्यमान या भार होगा, तो उसको पदार्थ कैसे कहेंगे? ठीक है, लेकिन जो पत्थर है वो स्थान घेरता है, ठीक है, उसका द्रव्यमान भी होता है, उसे महसूस भी करते हैं, वो दिखाई भी देता है। तो चौक हुआ,
जो सब ये तीनों दे रखे हैं, पत्थर, चौक और पानी, ये तीनों ही क्या हैं? पदार्थ हैं। यानी जो पदार्थ की जो विशेषताएं होती हैं वो तीनों इसका क्या करते हैं? पालन करते हैं। बल्कि जो विचार है वो उसकी क्या करता है? अवहेलना करता है। ठीक है, विचार केवल एक अनुभूति है। ठीक है, कोई पदार्थ नहीं है। विचार क्या नहीं है? कोई पदार्थ नहीं है। हम तो पदार्थ हैं, हम तो मानव तो पदार्थ है, लेकिन मानव के विचार कभी भी पदार्थ नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। विचार कहो या कह लो, स्नेह कह लो, कोई प्रेम कह लो, तो ये कोई पदार्थ नहीं है। स्नेह हुआ, प्रेम हुआ, विचार हुआ, ये केवल भाव है हमारे, ये कभी भी वास्तविकता को नहीं दर्शाते। इसलिए ये पदार्थ की परिभाषा में नहीं आएंगे। और साइंस भी यही कहता है, क्योंकि पदार्थ के लिए क्या जरूरी है? वह स्थान घेरे, ठीक है, उसका द्रव्यमान हो, उसे इंद्रियों से महसूस किया जा सकता हो। तो इसको इंद्रियों से महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन ना तो इसका कोई भार है और ना कोई द्रव्यमान है। और जब ये तीनों ही शर्तें जब पूरी हो जाएंगी तब तो पदार्थ कहलाएगा। और जबकि इसकी जो तीनों शर्तें हैं वो पूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो सही आंसर वो क्या होगा? प्रश्न नंबर 8 का ए, यानी विचार। अब प्रश्न नंबर 9 क्या है? विरंजक चूर्ण है। तो मैंने विरंजक चूर्ण आपको एक उदाहरण में लिखवाया था कि विरंजक चूर्ण क्या है। तो विरंजक चूर्ण क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, तो यानी विरंजक चूर्ण किसमें? इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर किसके लिए काम आता है? कि जो कपड़े होते हैं उनके जो दाग होते हैं उन्हें साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें पूछा क्या है? इसका प्रयोग नहीं पूछा है, बल्कि पूछा क्या है? विरंजक चूर्ण है क्या? तो विरंजक चूर्ण इनमें से है क्या? पहला ऑप्शन दे रखा है तत्व, लेकिन तत्व तो नहीं हो सकता। तत्व क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विरंजक चूर्ण का जब रासायनिक जब एक संयोजन देखते हैं तो वो क्या है? CaOCl2, यानी इसमें कैल्शियम है, ऑक्साइड भी है और क्लोरीन भी है, यानी 3 प्रकार के तत्व मिले हुए हैं। लेकिन तत्व की परिभाषा क्या कहती है? कि ऐसा कोई रासायनिक पदार्थ जो कि एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना हो। लेकिन इसमें तो कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन के परमाणु भी है। ठीक है, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, कैल्शियम का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो तत्व तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये भिन्न भिन्न जो परमाणुओं से मिलकर बना है, तो तत्व तो नहीं हो सकता। तो विरंजक चूर्ण कभी भी तत्व नहीं हो सकता। अब बात करते हैं समपरमाणविक अणु की। क्या ये समपरमाणविक अणु है? अणु तो हमें पता है, ये अणु तो है ही। अणु क्यों है? क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से मिलकर बना हुआ है, तो अणु तो होगा ही होगा। लेकिन अणु भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, परमाणु के आधार पर। तो पहला है समपरमाणविक अणु, दूसरा कौन सा है? विषम परमाणविक अणु। अब हमें देखना है कि समपरमाणविक अणु है या विषम परमाणविक अणु है। तो समपरमाणविक अणु किसे कहते हैं? जो समान तरह के परमाणुओं से मिलकर बना हो। क्या बना है? ये तो कैल्शियम भी ले रहा है, ऑक्सीजन भी आ रही है, क्लोरीन भी आ रही है, यानी 3 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। तो समपरमाणविक अणु तो कह नहीं सकते। तो क्या बचा? विषम परमाणविक अणु। यानी जो विरंजक चूर्ण है वो क्या है? एक विषम परमाणविक अणु है। यानी ठीक है, यानी क्या है? एक मॉलिक्यूल है, यानी विषम परमाणविक अणु मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो गया? डी। ठीक है, सी ऑप्शन दे रखा है पदार्थ की अवस्था। तो विरंजक चूर्ण पदार्थ की अवस्था थोड़ी है, पदार्थ की अवस्था तो हम पढ़ चुके हैं ना। टोटल कुल कितनी प्रकार की अवस्थाएं होती हैं? 5 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। पाई क्या जाती हैं? जो लास्ट वाली होती है वो तो प्रयोगशाला में ही बनाई जाती है, बल्कि प्रकृति में तो 5वीं अवस्था पाई भी नहीं जाती। तो ये विरंजक चूर्ण क्या होगा? विषम परमाणविक अणु का क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा, या विरंजक चूर्ण को कह सकते हैं विषम परमाणविक अणु। और विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, कि द्रवों की विशेषता है। हमें द्रव पढ़ा है। द्रव क्या है? एक ठोस की क्या होती है? एक पदार्थ की क्या होती है? अवस्था होती है। तो उसी अवस्था में से एक क्वेश्चन बनाया गया है कि द्रवों की विशेषता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है संपीड्य होते हैं। क्या होते हैं? संपीड्य होते हैं। बल्कि हमने संपीड्यता के बारे में पढ़ चुके हैं, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। तो कभी भी द्रव क्या नहीं होते? संपीड्य तो नहीं होते। संपीड्य का मतलब क्या होता है? कि जब कोई बाहरी दबाव लगाया जाए, इतना दाब लगाया जाए कि वह अपनी अवस्था को ही क्या कर ले? परिवर्तित कर ले, तो वह जो गुण कहलाता है वो कहलाती है संपीड्यता। तो द्रवों की विशेषता ये होती है कि वह कभी भी संपीड्य होते हैं? नहीं होते, कभी भी संपीड्य नहीं होती है। इसका मतलब क्या होता है? असंपीड्य होते हैं। यानी जब भी द्रवों पर दाब लगाया जाता है तो वो कभी भी अवस्था को परिवर्तित नहीं करते। इसका क्या मतलब हुआ? जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, यानी संपीड्य होते हैं। ठीक है, ये दे रखा है, लेकिन द्रव कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं। अगर यहाँ अ लगा रखा होता तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन ये क्या है? गलत। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। आकार निश्चित होता है। क्या द्रवों का आकार निश्चित होता है? कभी भी द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता। वो जिस पात्र में डाले जाते हैं वह उसी का आकार ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या द्रवों का आकार निश्चित है? नहीं, वह जिस पात्र में डाले जा रहे हैं उसी का आकार ले रहे हैं, तो आकार उनका कभी भी निश्चित नहीं हो सकता, यानी आकार अनिश्चित होता है। तो निश्चित क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। हाँ, आयतन जरूर निश्चित होता है।
ठीक है, यानी जितना वो स्थान गिरने का जो गुण दर्शाते हैं वो एक ही प्रकार से दर्शाते हैं, यानी उनका जो आयतन होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित होता है। चाहे वो आप किसी भी पात्र में डाल लो, वो यानी उसका जितना आयतन है वह उतना ही रहेगा। ठीक है, डी बात करते हैं आकर्षण बल सर्वाधिक। तो आकर्षण बल सर्वाधिक नहीं होता, आकर्षण बल सर्वाधिक हमेशा ठोस अवस्था में होता है। जबकि प्रश्न में पूछा किसके बारे में पूछा गया है, द्रवों की विशेषता है। तो द्रवों की केवल एक विशेषता इसमें मिली है, वो है आयतन निश्चित होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है, मेथेन गैस उदाहरण है। मेथेन गैस उदाहरण है। तो मेथेन गैस पता है क्या होता है, CH4 क्या होती है, CH4 होती है। ठीक है, तो ये क्या है, पहला उदाहरण किसका है, अणु का या तत्व का या द्रव का या असंपीड्य गैस का। तो आप सीधे सीधे अगर असामान्य अनुमान लगाएंगे तो द्रव तो आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि एक पहली बात तो गैस आ गई, तो द्रव तो ऑप्शन वैसे ही हटा दोगे। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो द्रव ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि यह किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, द्रव। तो CH4 उदाहरण नहीं हुआ द्रव का, तो द्रव तो नहीं हो सकता। अब बात करें तत्व की, तो तत्व क्या होते हैं, एक ही तरह के परमाणु होते हैं, लेकिन इसमें क्या आ गए, दो तरह के परमाणु आ गए, कार्बन आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया। तो ये तत्व ही नहीं रहा। कोई तत्व में क्या होता है, एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। ठीक है, क्या है, पदार्थ का एक विभाजन है तत्व और यौगिक। तो तत्व क्या होते हैं, एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये भी दो नहीं हो सकता, यानी तत्व भी नहीं होगा। अब बात करते हैं असंपीड्य गैस की। क्या कह रहा है, असंपीड्य गैस, यानी मेथेन जो गैस है वो क्या असंपीड्य है। हमने पढ़ा है कि जो सभी गैसें होती हैं वो कैसी होती हैं, संपीड्य होती हैं। यानी ऐसी कोई भी गैस नहीं है जो क्या नहीं हो, असंपीड्य हो। यानी सभी गैस कैसी होती हैं, संपीड्य होती हैं। यानी जब इन पे भारी बल लगाया जाता है, उच्च दाब लगाया जाता है, तो ये अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लेती है। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, अवस्था नहीं परिवर्तित करती, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी असंपीड्य नहीं होती। सभी गैसें कैसी होती हैं, संपीड्य होती हैं। तो ये भी नहीं हुआ। तो बचा कौन सा, अणु। तो ये हमें पता है कि जो मेथेन गैस वो किसका उदाहरण है, अणु का एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक परमाणुओं को क्या हो रहा है, रासायनिक संयोग हो रहा है। और जब रासायनिक संयोग हो रहा है तो अणु हो गया। तो क्या हो गया, अणु हो गया। तो मेथेन गैस किसका उदाहरण रहा, अणु का उदाहरण रहा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 क्या दे रखा है, श्यानता है। यानी श्यानता क्या है, हमने बताया था श्यानता एक गुण होता है। ठीक है, तो श्यानता वही पूछा है कि श्यानता क्या होती है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है बहने का गुण। क्या बहने का गुण होती है श्यानता, नहीं होती। क्या नहीं होता, बहने का गुण, बहने के गुण को कभी भी श्यानता नहीं कहते। तो फिर श्यानता किसे कहते हैं। तो दूसरा दे रखा है स्थिरता का गुण। तीसरा दे रखा है अव्यवस्थित अवस्था की पहचान। और चौथा दे रखा है संपीड़ितता का गुण। ठीक है, तो चौथा जो ऑप्शन है संपीड़ितता का गुण, वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि संपीड़ितता के गुण को ही क्या कहते हैं, संपीड़ितता ही कहते हैं। ठीक है, उसको कोई श्यानता दूसरा नाम नहीं है। ठीक है, यानी जो संपीड़ितता का गुण है उसको हम संपीड़ितता ही कहते हैं। यानी चौथा ऑप्शन भी गलत है, पहला ऑप्शन भी गलत है। अब बचे बी और सी। अगर बी और सी की बात करें तो दे रखा है स्थिरता का गुण। तो हमने बताया था कि जो द्रव होते हैं उनमें बहने का गुण पाया जाता है, और जब उनमें बहने का गुण पाया जाता है तो एक ऐसा भी गुण होता है जो उनके बहने के गुण का क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, बहने के गुण का क्या करेगा, वो विरोध करता है। और उसी गुण को क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। यानी बहने का गुण तो नहीं है श्यानता, तो क्या है, स्थिरता का गुण है। यानी ये क्या करता है कि कोई भी द्रव अगर बहता है तो उस बहने के गुण को वह रोकता है, यानी वह उसमें बाधा डालता है। इसका मतलब कैसा गुण है, स्थिरता का गुण है। वो उसे क्या करता है, स्थिर करने की कोशिश करता है। उसी को कहते हैं श्यानता। यानी जो बी आंसर है वो उसका सही आंसर है। कौन सा आंसर सही है, जो बी आंसर है वो उसका सही आंसर है। तीसरा दे रखा है अव्यवस्थित अवस्था की पहचान। क्या ये अव्यवस्थित अवस्था की पहचान होती है, बिल्कुल नहीं। अव्यवस्थित अवस्था की पहचान तो बिल्कुल नहीं होती श्यानता। ठीक है, और जो अव्यवस्थित अवस्था होती है वो कौन सी होती है, सबसे अव्यवस्थित अवस्था होती है हमारी गैस, और सबसे व्यवस्थित अवस्था कौन सी होती है, ठोस। तो ये भी नहीं होगा कि अव्यवस्थित अवस्था की पहचान श्यानता कहलाती है, बल्कि क्या है श्यानता, श्यानता एक स्थिरता का गुण है जो कि द्रवों के बहने के गुण का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 क्या है, प्रश्न नंबर 13 दे रखा है कि निम्न में से सही कथन को चुनिए। यानी निम्न में से सही कथन चुनिए।
तो पहला कथन क्या दे रखा है, सही कथन चुनना है, हमें ध्यान रखना है सही कथन। पहला 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 ऑप्शन क्या है, सभी ठोसों में विद्युत का चालन होता है। क्या होता है, सभी ठोसों में विद्युत का चालन होता है? जी बिल्कुल नहीं, सभी ठोसों में विद्युत का चालन नहीं होता। कई ऐसे भी ठोस होते हैं जिनमें विद्युत का चालन होता है, लेकिन कई ऐसे भी ठोस होते हैं जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, सभी ठोसों में, तो सभी ठोसों में विद्युत का चालन नहीं होता। जैसे लकड़ी ले लें, तो लकड़ी ठोस है लेकिन उसमें कभी भी विद्युत का चालन नहीं हो सकता। हम हीरे को ले लें, हीरा भी ठोस होता है लेकिन कभी भी विद्युत का चालन नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट ले लें, लोहा ले लें या कोई धातु ले लें, तो उसमें विद्युत का चालन आसानी से होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यह पूर्ण रूप से सत्य कथन नहीं है। ठीक है, ये कहता कुछ ठोसों में विद्युत का चालन होता है तो ये सही हो जाता, लेकिन इसने क्या लगा दिया, सभी। तो सभी ठोसों में विद्युत का चालन विज्ञान के अनुसार कभी भी नहीं हो सकता। बात करें बी ऑप्शन की, गैसों का आकार निश्चित होता है। बिल्कुल नहीं, गैसों का आकार कभी भी निश्चित नहीं होता। अभी हमने पढ़ा सबसे अव्यवस्थित अवस्था है गैस, तो आकार कैसे निश्चित हो जाएगा, आकार इसका कभी भी निश्चित नहीं होता। ये अनियमित रूप से क्या करती रहती है, बहती रहती है, इसलिए इसका कभी भी आकार निश्चित नहीं हो सकता। और ये किसी भी पात्र में जब डाली जाती है तो उस पूरे पात्र को पूरा भर देती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अनियमित रूप से इसमें क्या करती है, गति करती रहती है, इसमें विसरण होता रहता है, इसलिए इसका आकार कभी भी क्या नहीं होता, निश्चित नहीं होता। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, प्लाज्मा अवस्था में विद्युत का चालन होता है। जो पूरी जो प्लाज्मा अवस्था होती है उसमें विद्युत का चालन होता है, यह सही लग रहा है, ये सही लग रहा है हमें। अगर चौथा ऑप्शन देखते हैं कि ठोस संपीड्य होते हैं। अब देखते हैं चौथा और तीसरे की तुलना करेंगे कि ठोस क्या होते हैं, संपीड्य होते हैं। तो ठोस कभी भी संपीड्य नहीं होते, वो कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं। जो ठोस और जो द्रव होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठोस कभी भी संपीड्य नहीं होते, यानी ठोसों की अवस्था दाब लगाने पर कभी भी नहीं बदली जा सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठोस कभी भी संपीड्य नहीं होते। तुम्हारा जो तीसरा ऑप्शन है वही बचा, वो मैं लग रहा था सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा एकमात्र ऐसी अवस्था है जिसमें विद्युत का चालन पूर्ण रूप से होता है। यानी प्लाज्मा अवस्था का कोई सा भी पदार्थ हो, कोई सा भी पदार्थ अगर इस अवस्था में पाया जाता है तो उसमें विद्युत का चालन पूर्ण रूप से होता है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण केवल यही है क्योंकि इसमें जो आयन होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं वह स्वतंत्र रूप से होते हैं, और जब स्वतंत्र रूप से होते हैं तो उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, विद्युत का चालन किया जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 क्या है, प्रश्न नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में, यानी वायु के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, यहाँ मैं लगा देना कि वायु के संबंध में सही नहीं है, यानी वायु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दे रखा है वायुयान उड़ते हैं, ये तुम्हें पता है वायुयान उड़ते हैं। ठीक है, यानी वायु के संबंध में ये सही है कि वायुयान उड़ते हैं, वायु के कारण ही वायुयान उड़ पाते हैं। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन तो हमारा सही होगा कि, लेकिन पूछा क्या है, सही नहीं है। पहला ऑप्शन तो सही है, वायुयान उड़ते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है कि वायु में भार होता है। क्या वायु में भार होता है? बिल्कुल, क्योंकि वायु एक पदार्थ है और पदार्थों का अपना क्या होता है, भार होता है, स्वयं का द्रव्यमान होता है, इसलिए जो बी आंसर है वो भी क्या है, आपका सही है, यानी वायु में क्या होता है, भार होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, वायु स्थान घेरती है। बिल्कुल, वायु स्थान घेरती है, वायु स्थान भी घेरती है, उसका भार भी होता है, इसलिए तो पदार्थ है, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा रहा, फिर चौथा ही रहा होगा निश्चित रूप से। तो क्या है, वायु में रंग होता है। बिल्कुल नहीं, वायु रंगहीन होती है। वायु का कभी रंग देखा है? वायु का कभी भी रंग नहीं होता, यानी वायु में रंग होता है, यह कथन गलत है। यानी इसका सही आंसर, यानी प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर क्या है, वायु में रंग होता है। ठीक है, वायुयान तो हवा में उड़ते हैं, वायु में भार भी होता है, वायु स्थान भी घिरती है, वायु में रंग लेकिन कभी भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 क्या कहलाता है, परम ताप है, यानी परम ताप का मान कितना है, यानी परम ताप का मान कितना है। यानी इसमें क्या पूछा है, परम ताप जो है उसको आपको परिभाषित करना है। तो परम ताप होता क्या है, परम ताप क्या होता है, पहला ऑप्शन दे रखा है क्या 0 केल्विन, क्या 0 डिग्री सेल्सियस। तो दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 273 डिग्री सेल्सियस और चौथा 273 केल्विन। ठीक है, तो परम ताप क्या होता है, तो परम ताप का जो मैंने मान बताया था वो क्या बताया था, 0 केल्विन। क्या होता है, 0 केल्विन। कैसे,
जब मैंने बताया था कि जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो अवस्था होती है उसको प्राप्त करने में हम क्या करते हैं, इस परम ताप का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम कि किसी भी गैस को एक परम ताप पर तथा उच्च दाब पर, परम ताप व उच्च दाब पर क्या किया जाता है, उसको संपीडित किया जाता है। क्या किया जाता है, उसको संपीडित किया जाता है। और उस संपीडित जब करते हैं तब जो पदार्थ प्राप्त होता है उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब जाकर हमें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था देखने को मिलती है। यानी यहाँ पर क्या किया जाता है, गैसों को कंडेंसेट किया जाता है, यानी यहाँ संघनन किया जाता है। और संघनन होता क्या है, यानी संघनन कब किया जाता है, जब निम्न ताप देते हैं, यानी कम से कम जब ताप देते हैं तो वही ताप क्या कहलाता है, परम ताप कहलाता है, जिसका मान होता है 0 डिग्री केल्विन। क्या होता है, 0 डिग्री केल्विन। इसको जो सही आंसर क्या होगा, ए होगा। और 0 केल्विन होता है, उसका मान ये भी कह सकते हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस, यानी इतना कम ताप होता है, यानी इसमें इतनी असंगनित अवस्था होती पाई जाती है क्योंकि इसका ताप कितना है, बहुत कम है, यानी -273 डिग्री सेल्सियस। यानी 0 डिग्री कभी नहीं हो सकता। क्या 273 सेल्सियस हो सकता है, प्लस के 273 सेल्सियस कभी नहीं हो सकता, बल्कि माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस तो हो सकता है, लेकिन 273 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। और 273 केल्विन तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परम ताप होता है वो कितना होता है, उसका मान कितना होता है, 0 केल्विन, यानी -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि आपको याद रखना है 273 डिग्री जो 273 जो केल्विन होते हैं उसमें एक 0 डिग्री बन जाती है, यानी 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस एक ही बात है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस जब हो नहीं सकता तो 273 केल्विन भी नहीं हो सकता। यानी इसका जो सही आंसर क्या है, प्रश्न नंबर 15 का ए जो आंसर है वो आपका सही है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। तो प्रश्न नंबर 16 क्या है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाई जाने वाली अवस्था कौन सी है, यानी ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाई जाने वाली कौन सी अवस्था होती है, क्या प्लाज्मा होती है, क्या ठोस होती है, क्या द्रव होती है, क्या बीईसी होती है। तो मैंने बताया था कि जो प्लाज्मा है, क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा का अर्थ क्या होता है, प्लाज्मा जो प्लाज्मिक शब्द से बना है उसका मतलब होता है चमकता हुआ पदार्थ। और हम जानते हैं इस ब्रह्मांड में कितने चमकते हुए पदार्थ हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, कितनी आकाशगंगा हैं जो सब चमक रही हैं, खुद का प्रकाश है उनमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मांड का जो पूरा जो संपूर्ण जो भाग है वह सबसे अधिक प्लाज्मा से बना हुआ है। ना तो उसमें ठोस ज्यादा है, ना द्रव ज्यादा है, और बीईसी तो केवल प्रयोगशाला में ही बनाई जाती है, ये तो प्रकृति में पाई भी नहीं जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाई जाने वाली अवस्था होती है वह कौन सी होती है, प्लाज्मा होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 का कौन सा आंसर सही होगा, ए आंसर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 क्या है कि किस अवस्था में आयन व इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, किस अवस्था में आयन व इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है कि किस अवस्था में इलेक्ट्रॉन व आयन स्वतंत्र होते हैं। तो आपको याद रखना है किस अवस्था में होता है ऐसा केवल एक ही अवस्था में होता है, वो कौन सी अवस्था है, प्लाज्मा। कौन सी अवस्था है, प्लाज्मा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्लाज्मा ही एकमात्र ऐसी अवस्था है जिसमें विद्युत का चालन पूर्ण रूप से होता है। और जब विद्युत का चालन पूर्ण रूप से किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें जो आयन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। यानी हमने पदार्थ की अवस्थाओं में पढ़ा है कि कुछ तो ऐसी अवस्थाएं होती है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, यानी नाभिक से एक बंद बन गया होता है। ठीक है, जिसे न्यूक्लियस फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस फोर्स भी कहते हैं। तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। लेकिन प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और जब स्वतंत्र होते हैं तो उनमें विद्युत चालन करने की क्षमता भी पाई जाती है। यानी पदार्थ की एकमात्र ऐसी अवस्था जिसमें विद्युत का चालन होता है, इसी वजह से उसमें आयन व इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो ना तो इसका बीईसी होगा यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नहीं होगा, ना ही ठोस होगा, ना ही इसका द्रव सही आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या है, प्लाज्मा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। तो प्रश्न नंबर 18 क्या है, इनमें से किसकी श्यानता सबसे अधिक है। इनमें से किसकी श्यानता सबसे अधिक है। तो बात कर रहे हैं, पहला ऑप्शन क्या है, जल, दूसरा पेट्रोल, तीसरा वायु और चौथा शहद। अगर इन चारों की अगर हम तुलना करते हैं तो वायु की तो जो श्यानता है वो क्या है, सबसे कम है। क्या है, वायु की श्यानता तो सबसे कम है, क्योंकि वायु में ही सबसे बहने का गुण पाया जाता है। वैसे बहने का गुण तो इन चारों में ही पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा गैसों में पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो आकर्षण बल होता है, अंतर आणविक आकर्षण बल होता है, वो सबसे कम होता है। इसी वजह से के पदार्थ दूर दूर होते हैं, इसलिए इनमें बहने का गुण पाया जाता है, जिसे हम विसरण कहते हैं। लेकिन पूछा क्या है, श्यानता सबसे अधिक है, और जब वायु में सबसे ज्यादा बहने का गुण पाया जाता है तो इसकी श्यानता क्या होगी, सबसे कम होगी, यानी वायु तो आंसर नहीं होगा। पूछा क्या है, सबसे अधिक
श्यानता पूछी है। सबसे अधिक श्यानता इसमें किसकी होगी? अगर जल और पेट्रोल की तुलना करें, जल और पेट्रोल की तुलना करें तो जल की श्यानता अधिक होती है। किसकी श्यानता अधिक होती है? जल की, क्योंकि जल और पेट्रोल की अगर तुलना करते हैं तो पेट्रोल अधिक तेजी से बहता है जबकि जल कम तेजी से बहता है। इसका मतलब जल की श्यानता अधिक है, पेट्रोल की श्यानता कम है। यानी जल और पेट्रोल की तुलना करेंगे तो जल की यानी पेट्रोल तो ऑप्शन होगा नहीं। अब बचा जल और शहद। क्या बचा? जल और शहद। तो जल और शहद की अगर तुलना करते हैं तो शहद में क्या होती है? श्यानता अधिक होती है, क्योंकि जल तो बह जाता है लेकिन शहद कभी भी बह नहीं सकता। बहने का गुण तो पाया जाता है लेकिन बहुत धीरे धीरे प्रवाहित होता है क्योंकि इसकी श्यानता सबसे ज्यादा होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? जो डी आंसर है वो इसका सही आंसर है। यानी इनमें से किसकी श्यानता सबसे अधिक है? शहद की जो श्यानता है वो सबसे अधिक है, यानी शहद ही सबसे कम प्रवाह करेगा। ठीक है, इन तीनों की तुलना में। ठीक है, वायु में सबसे कम पाई जाती है श्यानता। अगर ये पूछता कि इनमें से किसकी श्यानता सबसे कम है तो क्या आंसर हो जाता? वायु। अधिक पूछा है तो शहद। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। तो प्रश्न नंबर 19 क्या है? ठोस अवस्था का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ठोस अवस्था का उदाहरण है। तो ठोस अवस्था का उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन दे रखा है हीरा। कौन सा दे रखा है? पहला जो ऑप्शन है वो क्या है आपका? हीरा। दूसरा क्या दे रखा है? सिलिकॉन। दूसरा क्या दे रखा है? सिलिकॉन। तीसरा तांबा और चौथा रबड़। क्या दे रखा है? चौथा रबड़। ठीक है, तो ठोस अवस्था, तो ये तो चारों ही किस में अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ठोस अवस्था का उदाहरण ये चारों हैं। यानी इसका जो सही आंसर वो क्या होगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि दे नहीं लिखा, यानी बाई मिस्टेक ये प्रश्न आ गया है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ठोस तो ये सभी हैं, यानी हीरा भी है, सिलिकॉन भी है, तांबा भी है और रबड़ भी है। ये सभी ठोस अवस्था के ही उदाहरण हैं। यानी इसका जो सही आंसर होगा, जो पांचवा जो आंसर बनेगा, यानी पांचवा जो ऑप्शन बनेगा इसमें बनेगा उपयुक्त सभी। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। यानी हीरा भी ठोस में है, सिलिकॉन भी ठोस अवस्था में पाया जाता है, तांबा भी धातु होती है वह ठोस में होती है और रबड़ भी ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अब हो गए 19 प्रश्न। अब देखते हैं आपका 20वां प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, यानी कोई तत्व दे रखा है, उसका परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या क्रमशः 98 तथा 251 दे रखी है। यानी किसी तत्व का हमें परमाणु क्रमांक दे रखा है, वो कितना है? 98। और क्या दे रखा है? उसकी द्रव्यमान संख्या भी दे रखी है। क्या दे रखी है? द्रव्यमान संख्या भी दे रखी है। वो कितनी है? 251। यानी परमाणु क्रमांक दे रखा है और द्रव्यमान संख्या दे रखी है। पूछा क्या है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। यानी हमें इलेक्ट्रॉन बताने हैं, प्रोटॉन बताने हैं और न्यूट्रॉन बताने हैं। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जब कोई भी परमाणु होता है तो हमें पता है कि परमाणुवाद क्या कहता है? परमाणुवाद ये कहता है कि कोई भी परमाणु वैद्युत रूप से कैसा होता है? उदासीन होता है। और जब उदासीन का क्या मतलब हुआ? उदासीन का मतलब ये हुआ कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन पाए जाते हैं उनकी संख्या कैसी रहती है? हमेशा समान रहती है, तभी तो उदासीन होगा। क्या रहेगा? तभी तो उदासीन रहेगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कैसी रहेगी? बराबर रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें दे रखा है परमाणु क्रमांक। क्या दे रखा है? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? प्रोटॉनों की संख्या ही होते हैं। यानी जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या दर्शाता है? प्रोटॉनों की संख्या। क्या दर्शाता है? प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? जितना परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, जितना परमाणु क्रमांक होता है उसी के अनुसार क्या होते हैं? वही क्या दर्शाता है? प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी यहां पर क्या होगा? परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है? 98। तो 98 क्या होगी? प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर रहेगी। तो बराबर किस में है? देखो, इलेक्ट्रॉन 98 यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 98। यहां पर 98 153, तो ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता। यहां पर दे रखा है 98 यानी ये हो सकता है, 98 ये भी हो सकता है। ठीक है, यानी जो दूसरा बी जो ऑप्शन है वो तो आपका नहीं हो सकता। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या से हम क्या निकाल सकते हैं। तो जो द्रव्यमान संख्या होती है, हमने बताया था कि कोई भी परमाणु होता है उसका जो संपूर्ण जो धनावेश होता है वह उसके नाभिक में केंद्रित होता है। यानी जो संपूर्ण जो धनावेश होता है, ठीक है, यानी जो संपूर्ण द्रव्यमान है वह किसमें केंद्रित होता है? उसके नाभिक में। और नाभिक में दो ही चीजें होती हैं। क्या होती है? दो ही चीजें होती हैं। जो मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है ना, न्यूक्लियन, जो न्यूक्लियन दिया है वो भी इसी के संदर्भ में है, तो आपको याद भी रखना है न्यूक्लियन। अपने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर देना है। ठीक है,
तो क्या होता है ये, तो नाभिक में क्या होते हैं, एक तो क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या मिलकर क्या बनाती है, उसकी द्रव्यमान संख्या बनाती है। यानी 251 क्या हुआ, जो 251 है उसमें प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। बल्कि हम प्रोटॉनों की संख्या निकाल चुके हैं, कितनी है, 98। यानी तो न्यूट्रॉनों की संख्या बचती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, इसमें से 251 में से 58 घटाने होंगे। यानी 251 में से 98 क्या करने, माइनस करने पड़ेंगे, तब वह संख्या निकल के आ जाएगी। जब 251 से 98 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 153। यानी 153 किसकी संख्या हुई, न्यूट्रॉनों की। और जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, द्रव्यमान संख्या। यानी जब जोड़ेंगे 153 और 98 को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 251। यानी द्रव्यमान संख्या कितनी हुई, 251। यानी न्यूट्रॉन की संख्या हुई 153। तो क्या पूछा, 98 ये सही है, 98 ये सही है। लेकिन अगर बात करें दोनों की, तो इसमें दे रखा है न्यूट्रॉनों की संख्या 251। तो क्या न्यूट्रॉन की संख्या 251 होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्या न्यूट्रॉन की संख्या 98 होगी, बिल्कुल नहीं होगी। केवल एक ऑप्शन बचता है, 98, 153। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 98, प्रोटॉनों की संख्या 98 और न्यूट्रॉनों की संख्या 153। ये इसका सही आंसर है। यानी प्रश्न नंबर 20 का कौन सा आंसर सही होगा, ए जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आरटेट में शायद आया हुआ प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न अगर आते हैं तो आपको याद रखना है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। क्यों, क्योंकि परमाणु हमें पता है वैद्युत रूप से उदासीन होता है, और वैद्युत रूप से उदासीन तभी हो सकता है जब इन दोनों की संख्या बराबर हो। ठीक है, अगर इनकी संख्या असमान हो जाएगी तो कोई ना कोई आवेश इस पर आ जाएगा। ठीक है, जब ये उदासीन नहीं रहेगा। तो उदासीन होने के लिए जरूरी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी न्यूट्रॉन की संख्या हम निकाल सकते हैं, वो आई 153, और जब 153 आ गया तो पहला आंसर सही हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। तो प्रश्न नंबर 21 क्या है कि सबसे कम अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। यानी किस अवस्था में सबसे कम अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ठोसों में, दूसरा दे रखा है द्रवों में, तीसरा दे रखा है गैसों में, और चौथा दे रखा है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो बात करें ठोसों में, क्या ठोसों में सबसे कम अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है, बिल्कुल नहीं। ठोसों में तो सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे सर्वाधिक। अगर सर्वाधिक पूछता तो इसका आंसर क्या हो जाता, ठोस हो जाता। द्रव में बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं। यानी अगर बात करें द्रवों में तो और कम हो जाता है। ठीक है, बात करें ठोसों की तुलना में कम होता है, लेकिन बिल्कुल कम नहीं होता, सबसे कम नहीं होता। बात करें तीसरे की गैसों में, बिल्कुल सही है। यानी सबसे कम अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसका सही आंसर क्या है, गैसों में। यानी गैस ही वो ऐसी अवस्था है जिसमें सबसे कम अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण जो गैसों की जो गति होती है वो क्या हो जाती है, अनियमित हो जाती है, और इसी वजह से उसमें बहने का गुण भी पाया जाता है। यानी अगर सर्वाधिक पूछता तो कौन सा आंसर सही होता, ठोसों में। लेकिन पूछा क्या है, सबसे कम, और सबसे कम कौन सी है, गैसों में। अगर गैसों द्रव की तुलना करें तो गैसों में कम है। ठीक है, अगर ठोसों द्रवों में तुलना करें तो द्रवों में कम है। ठीक है, ठोसों में तो सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 का कहता है कि पदार्थ की सबसे अव्यवस्थित व व्यवस्थित अवस्था होती है। यानी पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्थाएं जो अव्यवस्थित होती है व व्यवस्थित होती है। ठीक है, यानी पहला दे रखा है अव्यवस्थित, दूसरा दे रखा है व्यवस्थित। तो हमें पता है पदार्थ की सबसे अव्यवस्थित अवस्था कौन सी है, सबसे अव्यवस्थित अवस्था गैस है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। कौन सी अवस्था है, गैस अवस्था सबसे अव्यवस्थित होती है। ठीक है, क्योंकि इसके जो अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम पाया जाता है, जिसके कारण इसके कण कण दूर हो जाते हैं, इसीलिए इसे अव्यवस्थित अवस्था कहा जाता है। और व्यवस्थित कौन सी होती है, अव्यवस्थित अवस्था होती है ठोस। सबसे व्यवस्थित अवस्था कौन सी है, ठोस। यानी जिस ऑप्शन में ठोस और गैस दे रखे हैं वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, द्रव व गैस। तो द्रव तो अव्यवस्थित अवस्था नहीं होती। ठीक है, ठोस तो होती है, ठोस तो अव्यवस्थित होती है, लेकिन पहला क्या है, अव्यवस्थित अवस्था। तो द्रव कभी भी अव्यवस्थित अवस्था नहीं होती। क्या नहीं होती, द्रव अभी भी सबसे अव्यवस्थित अवस्था नहीं होती। तो पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है गैस व द्रव, गैस व द्रव। ठीक है, तो गैस सबसे व्यवस्थित अवस्था नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और द्रव सबसे व्यवस्थित अवस्था भी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या देखा, गैस तो है, अव्यवस्थित अवस्था तो गैस है, लेकिन द्रव व्यवस्थित अवस्था नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है, गैस व ठोस। इसमें दोनों दे रखे हैं, गैस व ठोस, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी गैस तो क्या है, सबसे अव्यवस्थित अवस्था है, और ठोस सबसे व्यवस्थित अवस्था है। यानी इसका सही आंसर कौन सा होगा, जो सी जो नंबर है वो आपका सही हो जाएगा।
अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 का कहता है पदार्थ की एकमात्र आयनित अवस्था कौन सी है, यानी पदार्थ की एकमात्र आयनित अवस्था कौन सी है। पहला दे रखा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, दूसरा दे रखा है प्लाज्मा, तीसरा ठोस और गैस। ठोस कभी भी आयनित अवस्था नहीं होती, गैस कभी भी आयनित अवस्था नहीं होती, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कभी भी आयनित अवस्था नहीं होती। केवल जो गैस होती है, जब गैसों का आयनन किया जाता है तो हमें कौन सी अवस्था प्राप्त होती है, प्लाज्मा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, प्लाज्मा अवस्था हमें प्राप्त होती है जब गैसों का क्या किया जाता है, जब उसका आयनन किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रश्न नंबर 23 का कौन सा आंसर सही होगा, बी आंसर सही होगा। क्योंकि गैसों का आयनन होने के कारण क्या होता है, आयनन होने के कारण ही वह विद्युत का चालन कर पाती हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनों की संख्या असमान हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनों की संख्या असमान हो जाएगी तभी वह विद्युत का चालन कर पाएंगी। यानी पदार्थ की एकमात्र विद्युत चालन वाली अवस्था भी प्लाज्मा है और एकमात्र आयनित अवस्था भी प्लाज्मा है। यानी इसको दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है कि पदार्थ की एकमात्र ऐसी अवस्था जो कि विद्युत चालन करती है, यानी इस कौन सी, प्लाज्मा, जो क्वेश्चन किया है कुछ देर पहले। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, प्लाज्मा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है कि निम्न में से बहने का गुण पाया जाता है। निम्न में से बहने का गुण पाया जाता है तो क्या ठोसों में, तो ठोसों में कभी भी बहने का गुण पाया ही नहीं जाता। बात करें केवल द्रवों में, तो केवल द्रवों में तो पाया जाता है, लेकिन केवल द्रवों में जो ऑप्शन दे रखा है वो हमेशा सही नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, ठोस तथा द्रव। तो ठोसों में तो पाया ही नहीं जाता, द्रव में बहने का गुण पाया जाता है और गैसों में द्रव बहने का गुण पाया जाता है। और गैसों में बहने के गुण को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। और द्रवों में बहने के गुण को क्या कहते हैं, जो हमने पहला जो प्रश्न किया था याद करो, तो पहला प्रश्न क्या किया था, प्रसार। यानी जो कह सकते हैं तरल पदार्थ होते हैं उनमें बहने के गुण को क्या कहते हैं, प्रसार भी कहते हैं। उसका दूसरा नाम व्यापन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, व्यापन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, चौथा। यानी जो द्रव होते हैं और जो गैस दोनों में ही बहने का गुण पाया जाता है, यानी केवल द्रव होगा नहीं और ना ही ठोस होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, प्रश्न नंबर जो 24 है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। तो प्रश्न नंबर 25 ये कह रहा है कि अंतर आणविक आकर्षण बल का घटता हुआ क्रम है। क्या दे रखा है, अंतर आणविक आकर्षण बल का घटता हुआ क्रम। यानी घटता हुआ क्रम कौन सा है, घटता हुआ क्रम कौन सा है। ठीक है, अंतर आणविक आकर्षण बल के अनुसार घटता हुआ क्रम कौन सा है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25। तो पहला आंसर है द्रव, गैस और ठोस। क्या लिखाना है, घटता हुआ क्रम कौन सा दे रखा है, अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर घटता हुआ क्रम, यानी सबसे कम किस में पाया जाता है। तो हमें क्या देखना है, जो इधर वाले दे रखे हैं उनमें हमें ध्यान नहीं देना है, बल्कि ऑप्शन के हिसाब से क्या देखना है, जो लास्ट में दे रखे हैं और लास्ट में सबसे कम किसका पाया जाता है, ठोस का पाया जाता है। बिल्कुल नहीं, ठोस सर्वाधिक पाया जाता है, गैस का पाया जाता है, हाँ बिल्कुल गैस का जरूर पाया जाता है सबसे कम, ठोस का नहीं पाया जाता और द्रव का नहीं पाया जाता। इसका सही आंसर कौन सा होगा, जो गैस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गैस का जो क्या होता है, सर्वाधिक कम होता है, तो यही क्रम सही हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। यानी इसका जो बी आंसर है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा आकर्षण बल ठोस में, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में। और यही तो पूछा है, अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर क्या पूछा है, घटता हुआ क्रम पूछा है। तो घटता हुआ क्रम केवल बी ऑप्शन में ही दे रखा है, ठोस द्रव गैस। ठीक है, अब आपके लिए प्रश्न है, आपके दो प्रश्न हो जाएंगे। पहला प्रश्न तो आपको ये हो जाएगा कि आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, न्यूक्लियन के बारे में बताना है कि न्यूक्लियन होता क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके लिए मैं दे रहा हूं कि कौन सी संस्था तत्वों के नाम व उनके प्रतीक चिन्हों को निर्धारित करती है। यानी विश्व स्तर पर ऐसी कौन सी संस्था है जो जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उनके नाम को निर्धारित करती है या उनके चिन्हों को निर्धारित करती है। जैसे कार्बन है तो कार्बन, यानी इसका नाम रखा गया कार्बन और इसका चिन्ह रखा गया सी। तो इस चीज को निर्धारित कौन करता है, यानी जितने भी तत्व खोजे गए हैं उनके नामों को और उनके चिन्हों को कौन निर्धारित करता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 25 तक हो गए आपके, तो 1 से 25 तक हो गए। इसकी दूसरी सीरीज भी आएगी, वो भी आपको आराम से देखनी है। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।